दोस्तों नमस्ते। चलिए आज हम व्याकरण का एक और टॉपिक सीखते हैं जिसका नाम है क्रिया। दोस्तों क्रिया यह वाक्य में होनी अत्यंत आवश्यक होती है। बिना क्रिया के वाक्य का अर्थपूर्ण होना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि पढ़ना, लिखना, हंसना आदि। ये पढ़ना, लिखना, हंसना ये शब्द जब वाक्य में जुड़ जाते हैं या वाक्य के अंत में जुड़ जाते हैं तो उस वाक्य के अर्थ को पूरा करने की मदद करते हैं। जैसे कि हम उसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में हम ऐसा कह सकते हैं कि जिन शब्दों से, मैं बता रहा हूं कि जिन शब्दों से वाक्य में या किसी कार्य का करना या होना व्यक्त होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जैसे मैं फिर से कह रहा हूं, जिन शब्दों से किसी कार्य का, जो शब्द होते हैं उनसे किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है तब जाकर वे शब्द ये क्रिया कहलाते हैं। आगे हम देखेंगे कि कुछ उदाहरणों के द्वारा, जैसे यहां पर कमल ने खाना खाया। अब ये कमल का चित्र मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को कि कमल ने खाना खाया। कमल बैठी है, उसके सामने खाना रखा है और वो खा रही है। अब खाया ये शब्द जो यहां पर आया हुआ है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के कारण वाक्य पूरा हो गया है। जैसे देखिए, कमल ने खाना, इतना ही अगर लिखेंगे तो पूरा नहीं होगा। अगला चित्र है, जैसे दो बच्चे दिख रहे हैं, बच्चे खेलते हैं। अब केवल मैंने बच्चे खेलते ऐसा ही कहा तो अर्थपूर्ण नहीं होगा, इसलिए है यह क्रिया शब्द है और वह खेलने वाली क्रिया के साथ जुड़ गया है। अगला है वाक्य जो है, राजू पढ़ता है। यह उदाहरण है। अब यहां पर खाया, खेलते, पढ़ा आदि जो शब्द होते हैं वे शब्द वाक्य में आने के बाद वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसी तरह यह कार्य करने या होने का बोध करते हैं, इसलिए इन शब्दों को क्रिया शब्द कहा जाता है। ध्यान में रखिए, खाया, खेलते हैं, पढ़ा आदि शब्द वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण है। उसी तरह यह कार्य करने या होने का बोध भी करते हैं, इसलिए इनको क्रिया शब्द कहा जाता है। अगला है, हिंदी में लिंग वचन के अनुसार, यह एक महत्वपूर्ण टिप है, हिंदी में लिंग वचन के अनुसार क्रिया के रूप बदल सकते हैं। इसीलिए तो इसको विकारी शब्द भी कहा गया है, सव्यय शब्द कहा गया है। यहां पर हम एक वाक्य देखेंगे, राजू ने पुस्तक पढ़ा। उसके बाद है, कमल ने खाना खाया। मैंने लाल रंग में क्रिया शब्दों को दिखाया है। देखिए, अगर ये शब्द यहां पर नहीं होंगे तो अर्थ पूर्ण नहीं होगा, इसलिए वाक्यों में क्रिया का होना अत्यंत आवश्यक। तो दोस्तों आइए हम अब शुरू करते हैं क्रिया के भेद के संदर्भ में। क्रिया के भेद कुल मिलाकर दो प्रकार के होते हैं। एक है कर्म के आधार पर, दूसरा होता है रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया और उसके अतिरिक्त अकर्मक क्रिया, ये दो भेद कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। पहली है सहायक क्रिया, सामान्य क्रिया। दूसरी है प्रेरणार्थक क्रिया। तीसरी है संयुक्त क्रिया। चौथी है नाम धातु क्रिया। पांचवी है पूर्वकालिक क्रिया और छठी है अपूर्ण क्रिया। लेकिन दोस्तों कि परीक्षा के नियमों के अनुसार और इस बार हमें केवल 2 क्रियाओं के बारे में अध्ययन करना है, इसीलिए हमें केवल 2 क्रियाओं पर ध्यान देना है, जो कि सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। ये दोनों क्रियाएं हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में जब हमें प्रश्न आता है तो इस पर हमें एक एक अंक मिलाकर 2 अंकों के लिए प्रश्न आते हैं। जैसे देखिए, हम सबसे पहले देखेंगे सहायक क्रिया। सहायक इस शब्द में ही हमें एक अर्थ मिलता है, वो है सहायता करने वाला। जैसे कि सहायता करने के लिए प्रश्न कुछ इस प्रकार आपको परीक्षा में आएगा कि एक उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं, टैक्सी एक पतली सड़क पर दौड़ पड़ी।
अब यहाँ पर दौड़ और पड़ी ये दो क्रियाएं हैं, लेकिन इन दो क्रियाओं में से अगर हमने केवल इतना पढ़ा, टैक्सी एक पतली सड़क पर दौड़, आगे वाली क्रिया अगर हम नहीं लिखते हैं तो उसका अर्थ हमें प्रकट नहीं होता है। ऐसे कुछ प्रश्न आपको दिए जाते हैं परीक्षा में और उसके लिए यह कोष्टक दिया रहता है। इस कोष्टक के आधार पर आपको वह लिखना होता है, इसमें सहायक क्रिया कौन सी है और उसका मूल रूप मतलब वह मूल क्रिया किस प्रकार लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर पड़ी, इस क्रिया से यहाँ पर सहायता होती है और वह सहायक क्रिया पड़ी ये लिखनी है और उसका मूल रूप जो होता है पढ़ना, ये मूल क्रिया के अंतर्गत लिखना है। वो कैसे, आगे हम देखेंगे। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे कि राम ने खाना खाया होगा। अब मैं आप लोगों को फिर से समझा रहा हूं कि राम ने खाना खाया, इतना ही अगर हम लिखेंगे तो इससे हमें कोई भी अर्थ प्रकट नहीं होता है, क्योंकि इसमें मैंने पूर्ण विराम भी नहीं दिया है। आगे जाकर जब मैं इसमें होना या होगा जोड़ दूंगा तो इसका अर्थ पूर्ण होता है। जैसे कि देखो, राम ने खाना खाया होगा, और इससे हमें ये क्रिया जो खाया क्रिया है उसको सहायता करने वाली क्रिया है, यह हमें समझ में आता है। इसलिए होगा यह सहायक क्रिया है और उसका मूल रूप होना यह मूल क्रिया है। देखिए, ध्यान से देखिए, परीक्षा में भी आपको इसी प्रकार लिखना है। जहां पर सहायक क्रिया लिखा होता है उसमें यह पूर्ण विराम से पहले आई हुई होगा यह क्रिया लिखनी है, वो सहायक क्रिया होती है। और दूसरा, जहां पर मूल रूप लिखा होता है या मूल क्रिया लिखी रहती है वहां पर आपको लिखना होगा होना। होगा का मूल रूप क्या होता है? होगा। इसलिए अब हम उसकी परिभाषा देखेंगे। ये परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे? जो क्रिया मुख्य क्रिया की या क्रिया के समाप्त होने में मदद करती हो या वाक्य के अर्थ पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य करती हो, ऐसी क्रिया को हम सहायक क्रिया कहते हैं। पुनः एक बार सुनिए, जो क्रिया मुख्य क्रिया के समाप्त होने में मदद करती है और वाक्य का अर्थ पूर्ण करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है, वह क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। जैसे बच्चा रास्ते पर गिर पड़ा। अब यहां पर उदाहरण कुछ और भी हम ले सकते हैं, जैसे राधा ने पाठ पढ़ लिया। अब मैंने यहां पर जानबूझकर पढ़ यह ग्रीन कलर में लिखा है और लिया यह लाल कलर में लिखा है, क्योंकि पढ़ यह मुख्य क्रिया है और उसको सहायता करने वाली लिया यह क्रिया है। आगे देखिए कि भाई ने काम कर डाला। यहां पर भी दो क्रियाएं हैं, एक ग्रीन कलर में मैंने जो लिखी है वो कर, ये मुख्य क्रिया है, और डाला यह जो है सहायक क्रिया है। वैसे ही बच्चा रास्ते पर गिर पड़ा। अब ये बच्चा रास्ते पर गिर, इतना अगर हम वाक्य लिखेंगे तो अर्थपूर्ण नहीं होगा। उसके लिए पड़ा यह सहायता करने वाली क्रिया को हमें इस वाक्य में डालना पड़ता है। जैसे कि इसका उदाहरण हमें जो उत्तर देना है वो इस प्रकार देना है, जैसे डाला मूल क्रिया डालना, पड़ा मूल क्रिया पढ़ना। इसलिए जो डाला और पड़ा ये दो जो अंतिम वाक्य है उनकी सहायक क्रियाओं को मैंने छांटकर यहां पर लिखा है। आपको भी परीक्षा में इसी प्रकार से लिखना है, ध्यान में रखिए। और ये बार बार आप लोगों को समझाना है, और यही बात है कि सहायक क्रिया को समझने में बिल्कुल आसानी है, बस उसको ध्यान से परखना होगा कि कौन सी क्रिया वाक्य में आकर सहायता करती है। धन्यवाद दोस्तों, आपने अद्वितीय ज्ञान भंडार में अब तक जो कुछ सहकार्य किया, आप हमारे इस अद्वितीय ज्ञान भंडार वीडियो के साथ जुड़े रहे, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। चलिए आगे भी मिलते हैं ऐसे ही कई नए नए वीडियोज के साथ। धन्यवाद।